नमस्कार दोस्तों, मैं BS ठाकुर आपका MP जीके की क्लास नंबर 5 में स्वागत करता हूं। आज हम MP के पर्यटन स्थल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं। जो हमारा चैनल है MP टारगेट, ये आपको बेस्ट फैसिलिटीज देने वाला है। यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर मिल जाएंगे, PDF की सुविधा मिल जाएगी और वीकली सीरीज चलेगी। यदि आप हमारा PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF प्राप्त करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, MP के पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं। अब MP में पर्यटन स्थल की शुरुआत कहाँ से होती है और कब हुई, तो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पर्यटन स्थल के बारे में जानने हैं। ठीक है, 22 फरवरी 2017 को MP टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया। 22 फरवरी 2017 को क्या हुआ दोस्तों? MP टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया। वर्ष 1978 में MP राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। अब जो वर्ष 1978 था, तो वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कर दी। 16 सितंबर 2016 को क्या हुआ? नवीन पर्यटन नीति और पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया। और 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मध्य प्रदेश पर्यटन से संबंधित हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये फैक्ट MPPSC प्री के लिए काफ़ी बेहदमंद अच्छे साबित होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट आप पढ़ लेना अच्छे से। 22 फरवरी 2017 को MP टूरिज्म बोर्ड, 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, 16 सितंबर 2016 को मध्य प्रदेश पर्यटन नीति एवं पर्यटन कैबिनेट का गठन और 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम खजुराहो के बारे में बात करते हैं। ये है दोस्तों हमारा खजुराहो। खजुराहो के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे खजुराहो कहाँ पर है, तो खजुराहो छतरपुर ज़िले में है। और निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल राजाओं ने करवाया। ये जो खजुराहो है, खजुराहो में आपको शैव, जैन, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर मिल जाएंगे। 1986 में क्या हुआ? 1986 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। पहले यहाँ पर 85 मंदिर थे। जब 10वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था चंदेल राजाओं द्वारा, तब वहाँ पर 85 मंदिर बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान में केवल 25 मंदिर ही बचे हैं और सभी मंदिरों को विभिन्न शासकों द्वारा नष्ट करवा दिया गया। अब ये जो मंदिर हैं, ये किन से संबंधित हैं? तो कुछ मंदिर ऐसे हैं जो सजीव मैथुन, काम और रति कीड़ाओं से संबंधित हैं और ये इनका प्रतीक है, ये इनके प्रेम का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से 4-5 बातें क्लियर होती हैं कि जो खजुराहो है वो कहाँ पर है, तो वो ये छतरपुर ज़िले में है। और जो इसका निर्माण है तो किसने करवाया था, तो वो चंदेल राजाओं ने करवाया था। जो ये मंदिर हैं तो किन से संबंधित हैं? शैव, जैन, वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। 1986 में, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है IMP, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, यूनेस्को ने क्या किया? विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। और यहाँ के जो मंदिर हैं ये कैसे हैं? सजीव, मैथुन, काम और रति कीड़ाएँ वाले हैं और ये इनके प्रेम का प्रतीक है। इसके अलावा भी दोस्तों खजुराहो के मंदिरों को 3 समूहों, जो खजुराहो के मंदिर हैं इनको 3 समूहों में बांटा गया है। एक पश्चिम समूह, एक पूर्वी समूह, एक दक्षिण समूह। इससे मतलब है कि पश्चिम दिशा में ये मंदिर है, पूर्वी दिशा में ये मंदिर है, दक्षिण दिशा में ये है। अब जो पश्चिम समूह है, पश्चिम समूह में सबसे ज़्यादा मंदिर है और जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। और यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है तो हम जान लेते हैं। यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर खजुराहो में है और खजुराहो के पश्चिम समूह में है। अब जो पूर्व समूह है, पूर्व समूह में 3 मंदिर हैं। एक पार्श्वनाथ मंदिर, घटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर। ये 3 मंदिर पूर्व समूह में है।
और जो दक्षिण समूह है, तो दक्षिण समूह में कौन कौन से मंदिर हैं? दूलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। ये सभी मंदिर आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। एक बार हम रिपीट कर देते हैं इन मंदिरों को। जो पश्चिम समूह है इसमें सर्वाधिक मंदिर है, और जो कंदरिया महादेव मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। जो 64 योगिनी मंदिर है ये खजुराहो में भी है और जबलपुर में भी है, ठीक है। चित्रगुप्त मंदिर जो कि एकमात्र मंदिर है पूरे एमपी का। विश्वनाथ मंदिर भी ध्यान रखना है, लक्ष्मण मंदिर भी ध्यान रखना है, और मतंगेश्वर, ये पूछे जाते हैं दोस्तों एमपीपीएससी प्री में। जो पार्श्वनाथ मंदिर पूर्वी समूह में आता है, घटाई मंदिर भी है भैया खजुराहो में पूर्वी समूह में, आदिनाथ मंदिर, दूलादेव मंदिर दक्षिणी समूह में है, चतुर्भुज मंदिर, ये सभी मंदिर आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा भी खजुराहो में हम कुछ मंदिरों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। जैसे खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, यह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यहाँ जो कंदरिया महादेव मंदिर है इसके अंदर भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखी हुई है, और जो चंदेल शासक थे विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था। और जो चंदेल शासक धंगदेव थे, कौन थे? धंगदेव, इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण की नींव डाली थी। और जो कंदरिया महादेव मंदिर है इसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज महादेव मंदिर से की जाती है। जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है इससे कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था, और यहाँ पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित है। जो लक्ष्मण मंदिर है वहाँ पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित है, और इसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। चित्रगुप्त मंदिर, ये थोड़ा हेडिंग में रहता है, इसका निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया, चंदेल शासक गंडदेव द्वारा किया गया, ठीक है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, और ये सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार करते हुए दिखाए गए हैं। ये जो मंदिर है इसमें 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार करते हुए सूर्य भगवान दिखाए गए हैं। ये सब खजुराहो के बारे में था, ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद हम सांची की बात करते हैं। एक अच्छी बात बता दूं, मैं जो भी मटेरियल लाता हूँ वो परीक्षा में पूछा जाता है, एमपीपीएससी प्री में पूछा जाता है। मैं कोई फालतू मटेरियल नहीं लाता, इसलिए आपको एक एक फैक्ट ध्यान रखना है। जो जो मैंने यहाँ पर लिखा है पूरे फैक्ट पढ़ के जाना है अपन को प्री देने। अगर आप ये पढ़ के नहीं जाते तो समझ जाओ आपसे प्री नहीं निकलने वाला। ये फैक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सांची की। सांची कहाँ पर है? जिला रायसेन में है। सांची बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है। सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व की 3वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पश्चात इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था। किसका? सांची स्तूप का निर्माण। सम्राट अशोक ने इस स्तूप का निर्माण अपनी रानी महादेवी या श्रीदेवी, इनका नाम एक और था श्रीदेवी, ठीक है। ये श्रीदेवी कहाँ की थी? श्रीदेवी भैया विदिशा में एक शेट्टी की रानी थी, शेट्टी की पुत्री थी। जब बिंदुसार ने अशोक को विदिशा का गवर्नर बनाया था। सॉरी दोस्तों, हाँ दोस्तों, जब बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया था, तो गवर्नर बनने के पूर्व जब ये विदिशा से होते हुए उज्जैन जा रहे थे, तब इनको श्रीदेवी से प्रेम हो गया और इन्होंने श्रीदेवी से विवाह कर लिया। और उन्हीं की खुशी में इन्होंने क्या करवा दिया? सांची में इस स्तूप का निर्माण करवा दिया, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप के तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। जो पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने भैया सांची के स्तूप के तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक बात और ध्यान रखना है। जो बृहदत्त थे, बृहदत्त कौन थे? मौर्य काल के अंतिम शासक। इनकी हत्या करके इन्होंने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अब जो सांची है, सांची की खोज किसने की? जनरल टेलर। और कब की? 1818 में।
1818 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सांची की खोज कर ली। किसने की, जनरल टेलर ने। 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल सांची। 1989 में सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। और जो सांची है इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो बेदेशगिरी, चेतियागिरी, काकनाथ, काकड़ा, बोटश्री आदि नामों से जाना जाता था। जो हमारे सांची है प्राचीन काल में इसे बेदेशगिरी, चेतियागिरी, काकनाथ, काकड़ा और बोटश्री आदि उपनामों से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में हम इसे सांची कहते हैं। सांची में 3 बौद्ध स्तूप हैं, जिनमें सबसे बड़े स्तूप का व्यास, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, पुरातात्विक होते हैं, इन्होंने सांची के स्तूप का व्यास और ऊंचाई भी माप दी। जो व्यास है वो 36.5 मीटर है और जो ऊंचाई है वो 16.5 मीटर है। जिसे जो ये सबसे बड़ा स्तूप है इसे क्या कहते हैं, महास्तूप या द ग्रेट स्तूप कहते हैं। ठीक है। जो सांची का स्तूप है, इस सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को बरहूत कहा जाता है। ठीक है। अब जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोगलयान, ये जो उनके 2 शिष्य थे सारिपुत्र, महामोगलयान, इनकी जो अस्थियां हैं उनके अवशेष यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। वर्ष 2017 में क्या हुआ, सांची स्तूप का छायाचित्र 200 रुपये के नोट पर छापा गया। वर्ष 2017 में सांची के जो स्तूप का छायाचित्र है ये 200 रुपये के नोट पर छाप दिया गया। ये सब बातें आपको सांची के बारे में ध्यान रखना है। एक बार हम सांची को रिपीट कर देते हैं। ठीक है। कहाँ पर है, तो ये भैया जिला रायसेन में। ठीक है। जिला कौन सा, रायसेन। ठीक है। रायसेन जिला हो जाता है। ठीक है। रायसेन जिले में सांची है और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल। ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तीसरी पॉइंट हमें ध्यान रखनी है, इसका निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया। ठीक है। किसके कहने पर, महादेवी। ठीक है। महादेवी या श्रीदेवी। ठीक है। ये श्रीदेवी या महादेवी के कहने पर अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। जो पुष्यमित्र शुंग है इन्होंने क्या किया, तोरण द्वार। तोरण द्वार किसने निर्माण करवाया, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। पुष्यमित्र। ठीक है। 5वीं बात हमें ध्यान रखनी है, खोज किसने की, तो खोज इसकी जनरल टेलर, जनरल टेलर ने की। ठीक है। जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। इसके बारे में और भी बातें ध्यान रखनी है। इस सांची को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, सांची को प्राचीन काल में बेदेशगिरी, चेतियागिरी, काकनाथ और इसके अलावा भी काकड़ाए और बोटश्री। ठीक है। बोटश्री आदि नामों से जाना जाता था सांची को। ठीक है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है, जैसे सांची में 3 बौद्ध स्तूप थे, इसे आप ध्यान भी ना रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा स्तूप, बड़ा स्तूप, इसको क्या कहा जाता था, महास्तूप या द ग्रेट स्तूप कहा जाता था। ठीक है। 8वीं बात ध्यान रखनी है अपन को, जो सांची के स्तूप में सजावट देखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, बरहूत कहा जाता है। 9वीं बात, महात्मा बुद्ध के जो 2 शिष्य थे, महात्मा बुद्ध है, एक था सारिपुत्र, एक था महामोगलयान। महामोगलयान, इन दोनों की अस्थियों के अवशेष यहाँ पे संरक्षित किए गए हैं। वर्ष 2017 में क्या हुआ, सांची के जो स्तूप का छायाचित्र है वो 200 रुपये के नोट पर आ गया। ठीक है। ये सब बातें हमें सांची के बारे में ध्यान रखनी है। तो मांडू कहाँ पर है भैया, धार जिले में। धार जिले में स्थित मांडू को सादियाबाद या मांडवगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो मांडू है, तो मांडू रानी रूपमती और बाज बहादुर की अमर कथा को व्यक्त करता है। मांडू किसकी अमर कथा को व्यक्त करता है, तो यहाँ पर रानी रूपमती और बाज बहादुर की अमर कथा को व्यक्त करता है। मांडू को, जो मांडू है इसे महलों का शहर या आनंद की नगरी, आनंद की नगरी को सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं, तो सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। यहाँ पे जो यहाँ के जो राजा राज बहादुर थे, इन्होंने रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर जहाज महल भी है, हिंडोला महल भी है, ये सब महल यहाँ पर मांडू में है। इसके अलावा क्या है, कुछ अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जैसे अशरफी महल हो गया, हाथी महल हो गया,
दिल्ली दरवाज़ा, हुसंग शाह का मकबरा, चंपा बावड़ी, जामा मस्जिद, दाई का महल, लोहानी की गुफाएं, ये सभी मांडू में है। और जो दिलावर खां का पुत्र हुसंग शाह था, इसने क्या करवाया था, इसका जो मकबरा है यहीं पे है। और जो हुसंग शाह है, इसने 1405 में अपनी राजधानी धार से मांडू स्थापित की थी। ठीक है, ये सब बातें हमें मांडू के बारे में ध्यान रखना है। अब हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो हम इसको पॉइंट के आधार पर ध्यान रख सकते हैं। पॉइंट बनाइए आप इसका और इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हम एक बार पॉइंट बना के भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, मांडू कहाँ पर है, पहली बात तो हमें ये देखना थी, मांडू भैया धार जिले में है। कहाँ पर है, धार जिले में। सेकंड बात क्या रखनी है, मांडू को किस नाम से जाना जाता है, मांडवगढ़ या सादियाबाद। ठीक है, सादियाबाद, ये नामों से जाना जाता था मांडू को। ठीक है, तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, मांडू को महलों का शहर, ठीक है, काहे का शहर, महलों का शहर, या इसे क्या कहा जाता है, आनंद की नगरी। ठीक है, आनंद की नगरी, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, आनंद की नगरी। चौथी बात हमें ध्यान रखनी है, जो रानी रूपमती महल है और बाज बहादुर महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। इसके अलावा भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे हो गया दिलावर खां का पुत्र हुसंग शाह। हुसंग शाह ने क्या किया था, हुसंग शाह 1405 में अपनी राजधानी धार से कहाँ लेकर आया था, मांडू लेकर आया था। धार से कहाँ पर लेकर आया था, मांडू। ये सब बातें हमें मांडू के बारे में ध्यान रखना है। और जो उसके दर्शनीय स्थल हैं, जैसे अशरफी महल हो गया, हाथी महल हो गया, लोहानी की गुफाएं हो गई और जामा मस्जिद, ये 4 चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ही हमारे मांडू के बारे में। तो मांडू को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दी हैं, तो आप टेलीग्राम पे इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, तो आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चित्रकूट की बात कर लेते तो चित्रकूट कहाँ पे भैया, सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे। जो सतना जिला है, तो सतना जिले में मंदाकिनी नदी है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट स्थित है। जो चित्रकूट है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का स्थान माना जाता है। जो ब्रह्मा जी हैं हमारे, विष्णु जी हैं, और जो महेश से मतलब है शिव जी, इनके जो बाल अवतार है उसका स्थान माना जाता है। इसके अलावा जो भगवान राम सीता लक्ष्मण है, ये जब वनवास कर रहे थे, तो वनवास के समय महेश्वरी अत्रि और सती अनुसुईया के अतिथि बनकर यहाँ रहे थे। तो भगवान राम भगवान राम हो गए, सीता लक्ष्मण, ये भैया कहाँ रहे थे, चित्रकूट में सती अनुसुईया और महेश्वरी अत्रि के माने आश्रम में रहे थे। और जो महाकवि तुलसीदास हैं, महाकवि तुलसीदास आत्मिक शांति के लिए यहाँ पर आया करते थे या आए थे। यहाँ का जो दर्शनीय स्थल है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे रामघाट आप ध्यान रख सकते हो कि राम भगवान आए थे, तो यहाँ से रामघाट बन गया। सती अनुसुईया आश्रम, तो भैया राम जी कहाँ रहे थे, सती अनुसुईया आश्रम, मैंने सती अनुसुईया और अत्रि के आश्रम में रहे थे, तो यहाँ पर सती अनुसुईया आश्रम होगा। हनुमान धारा कैसे ध्यान रखेंगे, अब भैया राम सीता लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, ये कथा आपने सुनी होगी। तो भैया जब राम भगवान यहाँ पर हैं, तो भैया हनुमान जी भी आए होंगे, तो हनुमान जी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कामदगिरी पर्वत, तो ये पहले से यहाँ पर ये बहुत फेमस है। गुप्त गोदावरी, जो मंदाकिनी नदी है इसको गुप्त गोदावरी माना जाता है। ठीक है, इसको गुप्त गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर जानकी कुंड, मैंने अभी बताया था, राम लक्ष्मण जानकी किसे कहते हैं, सीता जी को कहते हैं। ठीक है, और गधों का मेला, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गधों का मेला थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हमारा चित्रकूट के बारे में था। एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं चित्रकूट को। ठीक है, चित्रकूट भैया सतना जिले में है, और कहाँ पर भैया, मंदाकिनी नदी के किनारे। कहाँ पर है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, चित्रकूट को बाल अवतार का स्थान माना जाता है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो जन्म हुआ था उनका यहीं पे हुआ था। ठीक है, जो भगवान राम सीता लक्ष्मण है, ये वनवास के समय कहाँ रुके थे, सती अनुसुईया
और अत्रि के आश्रम में, अत्रि एक महर्षि हैं, इनके आश्रम में रुके थे। ठीक है, महाकवि तुलसीदास आत्मिक शांति के लिए यहाँ आया करते थे। यहाँ पर राम घाट है, सती अनुसुई आश्रम, हनुमान धारा, कामतगिरी पर्वत, गुप्त गोदावरी है, जानकी कुंड है, गधों का मेला। ये सब हमें बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद हम पचमढ़ी की बात कर लेते हैं। पचमढ़ी भैया बहुत इम्पोर्टेंट है, पचमढ़ी की बात करते हैं। 1 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं पचमढ़ी के बारे में। पचमढ़ी कहाँ पर भैया? होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, इसे एमपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी तथा एमपी की छत कहा जाता है। यह प्रथम स्थान है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इसकी खोज कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने की थी। इसे सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की राजधानी, एमपी का कश्मीर कहा जाता है। एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर यहीं पर स्थित है। इसे पांडवों का वनवास स्थल भी कहा जाता है। वेलकम हेरिटेज गोल्ड बी होटल पचमढ़ी में है। अब इसको ध्यान कैसे रखें तो हमें बता देते हैं आपको। पचमढ़ी कहाँ पर भैया? होशंगाबाद। ये भैया होशंगाबाद हो गया। ठीक है, पचमढ़ी एमपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी और एमपी की छत कहा जाता है। ठीक है, छत कहा जाता है। प्रथम स्थान है यह जिसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इसकी खोज जेम्स फॉर्सिथ ने की थी। अब जेम्स फॉर्सिथ कैसे ध्यान रखेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि 5 दोस्त थे, 5 दोस्त हम पचमढ़ी में महादेव का मंदिर देखने गए, घूमने गए थे, और एक दोस्त खो गया। तो कितने बचे? 4। तो 4 को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 4 कहेंगे ना। तो इसको क्या हुआ? फॉर्सिथ। इस प्रकार से आप जेम्स फॉर्सिथ ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भैया महाकाल मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है। हाँ, एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। कितने मीटर? 1350 मीटर। पांडवों का वनवास स्थल कहा जाता है। और ये वेलकम हेरिटेज, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप ध्यान रखे रहना, ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल, ये कहाँ पर भैया? पचमढ़ी में। इतना सब ध्यान रखना है आपको। होशंगाबाद जिले में स्थित है। एमपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी, एमपी की छत कहा जाता है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने खोज की। सतपुड़ा की रानी, एमपी की कश्मीर और सतपुड़ा की राजधानी, एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ यहीं पर स्थित है। पांडवों का वनवास स्थल है। वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल पचमढ़ी में। ये सब बातें आपको पचमढ़ी से ध्यान रखना है। ठीक है भैया, बेड़ाघाट पहले मैप बना लेते हैं, पिछली क्लास की तरह नहीं। ये भैया जबलपुर, तो जबलपुर में यहाँ से बेड़ाघाट होकर ये कुछ इस प्रकार से भैया गंगा जी, नर्मदा जी निकली हुई है। ठीक है, नर्मदा जबलपुर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। ठीक है, जबलपुर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बेड़ाघाट। ठीक है, बेड़ाघाट, बेड़ाघाट में क्या है भैया? नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ पर भैया एक बहुत बड़ा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? दुग्धधारा जलप्रपात। ठीक है, इसका नाम भृगु मुनि के नाम पर पड़ा। इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? भृगु मुनि के नाम पर पड़ा। सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारा भेड़ाघाट है ये सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। और जो हमारा जबलपुर है यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको 64 योगिनी मंदिर कहाँ बताया था? खजुराहो में। उस टाइम मैंने पढ़ाया भी था, आपको बताया था कि 64 योगिनी मंदिर खजुराहो के अलावा जबलपुर में है। जो हमारा जबलपुर है इसको संस्कार राजधानी कहा जाता है। और संस्कार राजधानी किसने कहा? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जबलपुर आए थे तब इन्होंने जबलपुर की संस्कृति को देखकर इसे संस्कार राजधानी कहा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में है दोस्तों, है बंदर कूंदनी और गौरी शंकर मूंदनी है। यहाँ पर क्या क्या है तो एक बार ध्यान रख लेते हैं। जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर है।
इसका नाम भृगमुनि के नाम पर पड़ा। सफ़ेद संगमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर है। जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात है, बंदर कूदनी है और गौरीशंकर मंदिर। ये सभी बातें आपको जबलपुर के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, की बात कर लेते हैं। तो ओंकारेश्वर कहाँ पर है? तो ये खंडवा जिले में है। कहाँ पर है? खंडवा जिले में। खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह 12 ज्योतिर्लिंग में, यह 12 ज्योतिर्लिंग, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसके अलावा एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में भी है। तो मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हुए? 2। एक हुआ ओंकारेश्वर, एक हुआ उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में केवल 2 ज्योतिर्लिंग हैं और पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, जल विद्युत केंद्र का प्रमुख रमणीय स्थल। अब ये इससे मतलब क्या है? तो यहाँ पर भैया क्या है? जल विद्युत केंद्र से मतलब हमारा यह है कि यहाँ पर बांध है और ये बांध बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर सिद्धांत मंदिर है, 24 अवतार सन्मात्रिक मंदिर है, गौरी सोमनाथ मंदिर है, आदि शंकराचार्य की गुफाएं हैं और ममलेश्वर मंदिर है, ओमकालेश्वर मंदिर है। जो आदि शंकराचार्य है ये 1600 किलोमीटर दक्षिण भारत से चलकर ओमकालेश्वर आए थे। ठीक है, और इन्हीं की गुफाएं यहाँ पर हैं। ठीक है, ये सब बातें हमें ओमकालेश्वर के बारे में ध्यान रखना है। कहाँ पर है? खंडवा जिले। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसके अलावा एक उज्जैन में है। तो कितने हुए? 2 हुए। जल विद्युत केंद्र का प्रमुख रमणीय स्थल से मतलब है कि यहाँ पर बहुत बड़ा बांध है जिससे, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जैसे सिद्धांत मंदिर, 24 अवतार सन्मात्रिक मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, आदि शंकराचार्य की गुफाएं, ममलेश्वर मंदिर, ओमकालेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर हैं। ठीक है, इतना सब है, हमें ओमकालेश्वर के बारे में ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं महेश्वर के बारे में। खरगोन जिले में है। प्राचीन नाम माहेश्मती। क्या नाम है इसका? माहेश्मती। अवंती तो सुना होगा, अवंती। तो अवंती राज्य की 2 राजधानियाँ थी, एक था उज्जैनी और दूसरा था माहेश्मती। ठीक है, और जो उज्जैनी थी ये उत्तरी राजधानी थी और जो माहेश्मती थी ये दक्षिणी राजधानी थी। और इसी समय कौन शासन करता था? चंडप्रकोत। और जो चंडप्रकोत बीमार हो गए थे तो जो बिंबिसार हैं, बिंबिसार ने क्या किया था? इनकी मदद की थी। और किसे भेज दिया था चंडप्रकोत के दरबार में? अपने जो राजवैद्य थे जीवक, इनके इलाज करने के लिए भेज दिया था। ठीक है, इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ें। देखो ये लिखा, देवी अहिल्याबाई की राजधानी भी रहा है। ये देवी अहिल्याबाई की राजधानी भी रहा है। ठीक है, वंश की राजधानी रहा है। महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और जो महेश्वरी साड़ियाँ हैं इनका 2012-13 में जीआई टैग मिला था। ठीक है, जीआई टैग घोषित किया गया। देवी अहिल्याबाई ने सुंदर किला और मनोहर घाट बनवाए। जो हमारा महेश्वर है यहाँ पर देवी अहिल्याबाई ने सुंदर किला और मनोहर घाट बनवाए थे। ठीक है, और जो महेश्वर का उल्लेख है ये रामायण महाभारत में भी मिलता है। जो अवंती है, अवंती के पहले रामायण महाभारत पढ़ते हैं अपन तो उसमें उल्लेख मिलता है। जो यहाँ के दर्शनीय स्थल है ये अहिल्या संग्रहालय, राजेश्वरी मंदिर, पेशवा घाट, होलकर परिवार की छतरियाँ, अहिल्या घाट, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये सभी हैं। अब हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे? तो ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में ध्यान रखते हैं। भैया कहाँ पर? भैया खरगोन जिले में। ठीक है, खरगोन जिले में है। प्राचीन नाम माहेश्मती है। माहेश्मती भैया अवंती राज्य की दक्षिणी राजधानी थी। उस समय चंडप्रकोत शासन कर रहा था। चंडप्रकोत के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने जो राजवैद्य थे जीवक को भेजा था। ठीक है, देवी अहिल्याबाई की राजधानी रहा और है वंश की भी राजधानी रहा। जो महेश्वरी साड़ियाँ होती हैं इनको जीआई टैग 2012-13 में मिला। देवी अहिल्याबाई ने एक सुंदर किला और मनोहर घाट बनवाए थे और इसका जो उल्लेख है वो रामायण महाभारत में भी मिलता है। यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है अहिल्याबाई से आपको अहिल्या संग्रहालय और अहिल्या घाट ध्यान रखना है।
और जो होलकर है, होलकर परिवार की छत्रियाँ ध्यान रखना है। होलकर वंश पढ़ेंगे जब एमपी का इतिहास पढ़ेंगे। होलकर वंश कहाँ पे शासन करता था, तो मालवा में शासन करता था, ठीक है। सहस्त्रधारा जलप्रपात भी है जो एमपी के सबसे बड़े जलप्रपात, जो एमपी का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। राजेश्वरी मंदिर है, पेशवा घाट, पेशवा बाजीराव से आपके क्या ध्यान रखना है, पेशवा घाट, ठीक है। ये सब बातें हमें महेश्वर के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद हम उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन कहाँ पर है भैया, मालवा में है, ठीक है। पुण्य सलीला क्षिप्रा के पूर्वी तट पर स्थित है। ये इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार, ये हमारी चंबल नदी है, ये क्षिप्रा नदी, तो ये भैया उज्जैन, ठीक है। ये हो गया उज्जैन, ठीक है। ये क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। जो प्राचीन विश्व था तो उसकी यामोत्तर रेखा, ये शून्य देशांतर रेखा, वो यहीं से गुजरती थी। कहाँ से गुजरती थी, उज्जैन से होकर गुजरती थी। और जो एमपी के सर्वाधिक मेले हैं वो भी यहीं पर लगते हैं, और सबसे कम मेले होशंगाबाद में सबसे कम मेले लगते हैं, ठीक है। पुराणों में उज्जैन को उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती प्रतिकल्पा, कुमुदवती आदि नामों से जाना जाता था। जो हमारा उज्जैन है उसको प्राचीन काल में उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती प्रतिकल्पा और कुमुदवती आदि नामों से जाना जाता था। और जो उज्जैन है हमारा, यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला, कुंभ मेला। वर्ष 2016 में कुंभ मेला आयोजित किया गया था, और 12 साल में आयोजित किया जाता है। तो अब कब आयोजित किया जाएगा, 2028 में आयोजित किया जाएगा। उज्जैन कुंभ पर्व पर बृहस्पति सिंह राशि पर होता है, इस कारण सिंहस्थ कहा जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर आ जाए, ये बृहस्पति है और ये सिंह, तो जब ये सिंह राशि पर आ जाता है तो इसे सिंहस्थ कहने लगते हैं। तो सिंहस्थ मेला 2016 में आयोजित किया गया था, और अब वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित किया जाएगा। उज्जैन को प्राचीन काल में मंगलनाथ भी कहा जाता था, ठीक है। उज्जैन के मंगलनाथ से भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, ओंकारेश्वर, और एक है हमारा उज्जैन में। इस कारण से इसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, ठीक है। और यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, और नहीं और तो सब उत्तरमुखी है। जो जंतर मंतर वेधशाला है वो यहीं पर है, और किसने बनवाया था, राजा मानसिंह ने बनवाया था। सांदीपनी आश्रम भी है उज्जैन में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। ये सब बातें आपको उज्जैन के बारे में ध्यान रखनी है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन के बारे में पहली, यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, इतना ही बस ध्यान रखना आपको, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन विश्व की यामोत्तर या शून्य देशांतर रेखा यहीं से गुजरती है। सर्वाधिक मेले यहीं पे लगते हैं। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है, उज्जैन को उज्जैनी कहा जाता था प्राचीन काल में। अवंतिका, अमरावती प्रतिकल्पा, कुमुदवती नामों से जाना जाता था। प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, और जब बृहस्पति सिंह राशि पर होता है तो इसे सिंहस्थ कहा जाता है। उज्जैन के मंगलनाथ से भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है, इसे महाकाल नगरी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन में है जो दक्षिण मुखी है और एकमात्र है। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण मुखी है क्योंकि ये एकमात्र है ना। सांदीपनी आश्रम भी यहीं पे है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। जंतर मंतर वेधशाला भी यहीं पर है जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। ये सब बातें हमें उज्जैन के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। फैक्ट लिखे हैं, ये सभी पेपरों में पूछे जाते हैं, ये सभी फैक्ट आपको पढ़ने हैं, इसलिए मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। क्या करने हैं आपको, सभी फैक्ट पढ़ने हैं। मैंने यदि पीडीएफ की सुविधा बनाई है तो आपको सभी फैक्ट लिखने हैं और पढ़ने भी हैं। ऐसे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ। प्री तो छोड़ो, पूरा मेंस में आता है, ये पूरा मेंस में पूछा जाता है ये सब।
ये सभी क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, ठीक है। ओरछा की बात करते हैं। ओरछा को बुंदेलों ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। ओरछा को बसाया किसने था? तो वीर सिंह बुंदेला ने बसाया था। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, वीर सिंह बुंदेला, ये हम इतिहास में पढ़ेंगे। ओरछा कहाँ पर? निवाड़ी जिले में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली रहा है, ठीक है। जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद है, इनकी साधना स्थली रहा है ओरछा। यूनेस्को ने 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थल हैं, जैसे जहांगीर महल, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। चतुर्भुज महल है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, फूलबाग है, शहीद स्मारक है और छतरियाँ हैं। ये सब बातें आपको ओरछा के बारे में ध्यान रखनी है। ओरछा के बारे में ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। एक बार रिपीट कर देते हैं हम आपके लिए। ओरछा को बुंदेलों ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। ओरछा निवाड़ी जिले में है। चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली रहा है। यूनेस्को ने 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। बेतवा नदी के किनारे स्थित है। दर्शनीय स्थल जहांगीर महल, चतुर्भुज महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, शहीद स्मारक, छतरियाँ हैं। यूनेस्को ने 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अभी ये किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आपके लिए ये मेन पॉइंट लेकर आया हूँ, ठीक है, जो MPPSC प्री 2021 के हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये सब बातें आपको ओरछा के बारे में ध्यान रखनी है। हम आगे बात करते हैं। भोपाल बहुत बड़ा टॉपिक है, भोपाल के बारे में बात कर लेते हैं। यह मध्य प्रदेश की हृदय स्थली है, ठीक है। जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की हृदय स्थली है। इसका पुराना नाम भोजपाल है। इस नगर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने 10वीं सदी में करवाया था। परमार वंश के बाद इस नगर पर सरदार दोस्त मोहम्मद खां का अधिकार हो गया। यहाँ पर दो प्रख्यात झीलें, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, आकर्षक पहाड़ियों से घिरा हुआ 7 आकर्षक पहाड़ियों से घिरा हुआ सुंदर नगर है। जो हमारा भोपाल है, ये 2 प्रख्यात झीलें हैं। यहाँ पर वेल का कारखाना है और 7 आकर्षक पहाड़ियों से घिरा यह सुंदर नगर है, ठीक है। जो पुराना भोपाल है, इसे मस्जिदों का शहर कहा जाता है। और जो हमारा भोपाल है, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र मिले हैं। भोपाल में कुछ दर्शनीय स्थल हैं, जैसे यहाँ की विशाल ताजुल मस्जिद, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुफा मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर नेवरी, वल्लभ संप्रदाय फिजी मंदिर, बड़वाले शिव मंदिर, जैन मंदिर, लाल घाटी, नवनिर्मित भारत भवन और वन विहार। ये सभी दर्शनीय स्थल हैं। वन विहार एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। रिपीट कर देते हैं। मध्य प्रदेश की हृदय स्थली रहा है। इसका पूरा नाम भोजपाल है। क्या नाम है? भोजपाल। निर्माण किसने करवाया? भोज ने करवाया, राजभोज ने 10वीं सदी में, ठीक है। इसके बाद सरदार दोस्त मोहम्मद खां का अधिकार हो गया। यहाँ पे 2 प्रख्यात झीलें हैं, वेल का कारखाना है, ठीक है। वेल का मतलब क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और 7 आकर्षक पहाड़ी, 7 पहाड़ी, ठीक है। 7 आकर्षक पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। मस्जिदों का शहर कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र मिले हैं। यहाँ पर विशाल ताजुल मस्जिद, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुफा मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, वल्लभ संप्रदाय फिजी मंदिर, बड़वाले महादेव मंदिर, जैन मंदिर, लाल घाटी मंदिर, नवनिर्मित भारत भवन, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी दर्शनीय स्थल हमारे भोपाल में। ये सभी बातें आपको भोपाल के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं धार में ही मांडू है। मांडू के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। मांडू को क्या कहा जाता है? मांडवगढ़ या सादियाबाद कहा जाता था। और मांडू में क्या था भैया? मांडू में मैंने पढ़ाया था 5 बहादुर और रानी रूपमती की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, प्रेम कहानियाँ। धार की बात करते हैं। यहाँ जो धार है, यहाँ पर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित एक किला है, ठीक है। इस किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते समय यहाँ ठहरने के उद्देश्य से करवाया था। इस किले में देवी कालका जी का मंदिर है। और इस किले माने जो देवी कालका का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? परमार शासक मुंज ने करवाया था। परमार शासक मुंज।
मुंज ने क्या करवाया था? देवी कालका के मंदिर का निर्माण। ठीक है, जो परमार शासक थे इन्होंने देवी कालका के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब्दुल्ला शाह मंगल का मकबरा भी है भैया धार में। और जो ये धार का किला है इसके निकट हजरत मकबूल की कब्र है। किसकी कब्र है? हजरत मकबूल की। धार परमार राजाओं की राजधानी रहा है। परमार कहाँ पे शासन कर रहे थे? परमार भैया धार में ही शासन कर रहे थे, जिसे हम मालवा कहते हैं। भोजराज की राजधानी रहा है। और लाट मंदिर, ये सब प्रसिद्ध है यहाँ पे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक छोटी पहाड़ी पर स्थित, ये पहाड़ी मान लो, ये छोटी पहाड़ी पर एक किला है धार का। ठीक है, इसका निर्माण 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी जाते समय करवाया था। कब करवाया था? देवगिरी जाते समय। और यहाँ पर देवी कालका के एक मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था? परमार शासक मुंज ने करवाया था। ठीक है, अब्दुल्ला शाह मंगल का मकबरा भी है। दुर्ग के निकट क्या है? दुर्ग के निकट क्या है? हजरत मकबूल की कब्र है। ठीक है, धार परमार राजाओं की राजधानी रहा है। भोजराज की राजधानी भोजशाला और लाट मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पर। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें अमरकंटक, पवित्र नगरी कहा जाता है। यहाँ से नर्मदा सोन जोइला का संगम है। सॉरी दोस्तों, नर्मदा सोन जोइला का उद्गम स्थल माना जाता है। ये तीनों नदियाँ एक ही पहाड़ी से निकलती हैं। ये कुछ इस प्रकार से निकल जाती हैं नदियाँ, देख सकते हो आप। ये है भैया अमरकंटक। ठीक है, ये सोन है, ये जोहिला है, और भैया ये हमारी नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा। यह अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में मैकाल पहाड़ी से निकलती है नर्मदा। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध तीर्थ और नयनाभिराम पर्यटन स्थल है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। प्राचीन मंदिर जिन्हें कलचुरी राजाओं द्वारा बनाया गया था। कलचुरी शासन कहाँ पर कर रहे थे उस समय? तो मैं बता देता हूँ, ये एमपी का मैप है। ये जबलपुर में किसका शासन था? कलचुरी का शासन था। ठीक है, जो कलचुरी वंश था ये जबलपुर में शासन कर रहा था। ठीक है, अमरकंटक में कपिलधारा जलप्रपात है, सोनमुंग है, माई की बगिया है, पुष्कर बांध है, नर्मदा कुंड है। ये सभी दर्शनीय स्थल अमरकंटक में मिल जाते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पवित्र नगर अमरकंटक पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है और नर्मदा सोन जोइला का उद्गम स्थल माना जाता है। प्रसिद्ध तीर्थ है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। प्राचीन मंदिर जिन्हें कलचुरी राजाओं ने बनाया। यहाँ पर कपिलधारा जलप्रपात, सोनमुंग, माई की बगिया, पुष्कर बांध, नर्मदा कुंड, ये सभी दर्शनीय स्थल अमरकंटक से मैच करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं मैहर की। मैहर बहुत इम्पोर्टेंट है, मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा एमपी है। ठीक है, ये सतना है, मैहर है। ठीक है, मैहर में क्या है? शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर सतना जिले में है। मैहर उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली रहा है। जो उस्ताद अलाउद्दीन संगीत समारोह होता है वो मैहर में होता है, और जो उस्ताद अलाउद्दीन संगीत एकेडमी है वो भोपाल में है। ठीक है, मैहर में नरसिंहपीठ, गोलामठ, आला उदल तालाब है। जब आप कभी मैहर जाओगे तो मैहर के ऊपरी पहाड़ी से देखने पर आपको आला उदल तालाब मिलता है। यदि आला उदल तालाब आपको भरा हुआ देखना है तो आपको बरसात के दिनों में या ठंड के दिनों में जाना पड़ेगा। ये सब बातें आपको मैहर के बारे में ध्यान रखनी है। जिले सतना में शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की संगीत कर्मस्थली रहा है, और उस्ताद अलाउद्दीन संगीत समारोह मैहर में ही होता है। मैहर में नरसिंहपीठ, गोलामठ, आला उदल तालाब है। ठीक है, इसके अलावा हम ग्वालियर की बात करते हैं। इसे सिंधिया राजवंश की राजधानी कहा जाता है और गाला ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ पर कौन कौन से किले हैं? ग्वालियर का किला, मान मंदिर है, तेली मंदिर है, सासबहू मंदिर है, विष्णु मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ग्वालियर शहर की स्थापना सूरज सेन नामक सरदार ने की थी।
और इसका जो ग्वालियर शहर है, ग्वालियर शहर का नामकरण किसने किया था? एक महान संत है ग्वालिया, इनके नाम पर किया गया था और सूरज सेन ने किया था। जो ग्वालिया है, ग्वालियर ऋषि है, इनको सूरज माना ग्वालियर सेन ने क्या किया था? सूरज सेन को एक घातक रोग से ठीक कर दिया और सूरज सेन ने क्या कर दिया? इन्हीं के नाम पर ग्वालियर शहर की स्थापना कर दी। ठीक है, क्या क्या बात ध्यान रखनी है आपको? सिंधिया राजवंश की राजधानी गाला ऋषि की तपोभूमि, गाला ऋषि के कारण ही ग्वालियर शहर की स्थापना हुई और ग्वालियर शहर की स्थापना सूरज सेन ने की। ग्वालियर में ग्वालियर का किला है, मान मंदिर है, तेली मंदिर है, सास बहू मंदिर है, ये सभी चीजें ग्वालियर से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं विदिशा। विदिशा का नाम बहुत सुना होगा, इसको प्राचीन काल में बेलसा कहा जाता था, बेसनगर कहा जाता था, महामालिस्तान, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, विदिशा को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? बेलसा, बेसनगर, महामालिस्तान। यहाँ पर एक यूनानी शासक एंटियाकिट्स थे। एंटियाकिट्स ने अपने एक राजदूत हेलियोडोरस को एंटियोक्वेट्स से यूनानी शासक थे, इन्होंने अपना एक राजदूत विदिशा में भेजा। किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में भेजा। ठीक है, और हेलियोडोरस ने क्या किया? भगवान विष्णु से प्रभावित होकर यहाँ पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवा दिया और एक गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण भी करवा दिया, जिसे हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ भी कहा जाता है। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उसे खाम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। खाम बाबा, सुनो दोस्तों, यहाँ पर खाम बाबा कर लेना। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। विदिशा को प्राचीन में बेलसा, बेसनगर, महामालिस्तान नाम से जाना जाता था। यहाँ कुछ यूनानी शासक थे जैसे एंटियाकिट्स, तो इन्होंने अपना एक राजदूत भेजा था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस भगवान विष्णु से प्रभावित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवाया और उन्हीं के सामने एक गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवा दिया। ये जो गरुड़ ध्वज स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे हम हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ भी कहते हैं। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इसे खाम बाबा के नाम से जान जाते हैं, खाम बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमने विदिशा के बारे में जानी। अब हम आज का आखिरी पॉइंट जान लेते हैं, वो है जैनों के तीर्थ स्थल। एमपी में जैनों से संबंधित कुछ तीर्थ स्थल हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है। पहला इम्पोर्टेंट है जैसे कि बावन गजा, जो कि बड़वानी जिले में है। 15वीं शताब्दी में यहाँ पर 72 फीट ऊंची जैन भगवान आदिनाथ की मूर्ति बनाई गई, जो सबसे ऊंची मूर्ति है। जो मुक्तागिरी है जैन तीर्थ स्थल, ये बैतूल में है। पावागिरी खरगोन में, ऊन में है। सोनागिरी दतिया में है। पुष्पगिरी सोनकच्छ में है और गोमटगिरी इंदौर में है। ठीक है, पावागिरी कहाँ पर है? खरगोन में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पुष्पगिरी के बारे में भी ध्यान रखना है। और बावन गजा तो है ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर 72 फीट ऊंची जैन भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, जो सबसे ऊंची मूर्ति है। ये सब मैंने आपको मॉर्निंग जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तब बता दिए थे। 22 फरवरी 2017 को एमपी टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया। वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। 16 सितंबर 2016 को नवीन पर्यटन नीति और पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया। 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है मध्य प्रदेश पर्यटन से संबंधित। ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश पर्यटन खत्म होता है। आज का जो टॉपिक था मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल, ये टॉपिक आज हमने पढ़ लिया है। और जो एमपीपीएससी प्री में पूछा जाता है, सॉरी दोस्तों, एमपीपीएससी प्री में पूछा जाता है और मेंस में आता है, वे सभी चीज़ें हमने आज पढ़ ली हैं। हमने मांडू भी जाना, ग्वालियर भी पढ़ा, चित्रकूट पढ़ा, खजुराहो पढ़ा, उज्जैन पढ़ा, ओमकारेश्वर पढ़ा, महेश्वर भी जाना, विदिशा भी पढ़ा, भोपाल भी पढ़ा। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी आज। भेड़ाघाट, अमरकंटक, जो एमपीपीएससी प्री में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हमने एमपी का पर्यटन खत्म कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि पीडीएफ चाहिए एमपी के पर्यटन स्थल की तो आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, तो टेलीग्राम की लिंक को खोलना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और वहाँ पर हमारी एमपी टारगेट पर की जो भी पीडीएफ आती है वो सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पड़ाए हैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी करिए, आप टेलीग्राम पर जुड़िए और वहाँ से वीडियो की लिंक पाइए। और ये जो हम पीडीएफ डालते हैं वो भी आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ का तो मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि पीडीएफ होता है तो पीडीएफ से पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है। मेरी वॉच लिस्ट में आने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम अगली क्लास में मिलेंगे। मैं BS ठाकुर।